9 अप्रैल 1944 को फिलिस्तीन के हाइफा शहर के एक ख़ानदान में एक लड़की पैदा होती है। लेकिन 1948 में जब यहूदियों ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया और इजराइल वजूद में आया तो उसे भी अपना वतन, अपनी सरजमीन और अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। उम्र बढ़ती है लेकिन वो अपनी सरजमीन को नहीं भूल पाती। वो ठान लेती है कि जिस घर से उसे बचपन में निकाला गया, जो घर उनसे छीना गया, वो उसे दोबारा हासिल करके रहेगी। और इसके बाद उसने वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था। और दुनिया आज उस औरत को फर्स्ट हाईजैकर वुमेन के नाम से जानती है। उसका नाम है लैला खालिद। लैला खालिद 1944 में फिलिस्तीन के हाइफा में पैदा होती है, लेकिन उसे सिर्फ 4 साल की उम्र में इसराइल के कब्जे के बाद अपने वालिदैन के साथ अपना घर छोड़ना पड़ता है। वो और उसका खानदान लबनान में जाकर रहने लगता है। बचपन में एक बार लैला लबनान में पड़ोस के घर से एक संतरे के पेड़ से संतरा तोड़ लेती है। संतरा लेकर लैला खालिद अपने घर पहुंचती है। माँ लैला से पूछती है कि यह संतरा कहाँ से लाई हो। लैला बता देती है कि उसने ये संतरा पड़ोसी के घर के पेड़ से चुराया है। माँ लैला को डांटती है और सबक सिखाने के लिए लैला से गुस्से में कहती है कि आज के बाद अगर बगैर इजाज़त के कहीं से कुछ उठाया तो तेरा हाथ काट दूंगी। लैला बताती है कि उसे उन संतरों के पेड़ों को देखकर अपने फिलिस्तीन में हाइफा वाले घर की याद आती थी, क्योंकि लैला के पैदाइशी घर पर संतरे के पेड़ लगे हुए थे जिससे वो जब जी चाहता तोड़वा कर खा लेती थी। लेकिन लैला के पास अब सिर्फ कुछ यादें ही थी। अब वो सब कुछ लैला से छीना जा चुका था। लैला खालिद लेबनान में रिफ्यूजी कैंप में रहकर जिंदगी गुजार रही थी और लैला की जिंदगी की यही मुश्किलें लैला के अंदर इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत की आग को भड़का रही थी। लैला खालिद ने लेबनान की अमेरिकन यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वो फिलिस्तीनी जद्दोजहद और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए पूरी तरह इस मिशन में शामिल हो चुकी थी। तालीमी दिनों में ही लैला पर अरब कौम परस्ती और फिलिस्तीन की आज़ादी की तहरीकों का गहरा असर पड़ चुका था। यहीं से लैला खालिद फिलिस्तीन की एक मज़ाहमती तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन से जा मिलती है और लैला खालिद इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ख़ास हिस्सा बन जाती हैं। ये तंजीम यानी ये ऑर्गेनाइजेशन फ़िलिस्तीन की एक मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए काम किया करती थी। लैला खालिद इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी। तंजीम की तरफ से लैला खालिद को हर तरह की ट्रेनिंग दी गई थी। लैला खालिद एक ज़हीन और होशियार लड़की थी। लैला खालिद इस तंजीम से और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। लैला खालिद के अंदर आज़ादी का वो जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। सन 1969 का दौर आ चुका था। लैला की उम्र तकरीबन 25 साल थी। फिलिस्तीन की यह तंजीम लैला खालिद जिसका यह हिस्सा थी, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए लैला खालिद को चुन लिया गया। इस मिशन में लैला खालिद के साथ एक सलीम मसावी नाम का एक और शख्स शामिल था। इन दोनों को इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसी इजरायली एयरप्लेन को हाईजैक करेंगे। 19 अगस्त 1969 लैला खालिद और सलीम मसावी अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। लैला इसके लिए इटली के रोम एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। लैला सफ़ेद कपड़ों में सनग्लासेस लगाए हुए इटली के रोम एयरपोर्ट पर फ्लाइट नंबर TWA840 का इंतजार कर रही थी। लैला एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी उतने सख्त नहीं हुआ करते थे। लैला के पास एक हैंड ग्रेनेड जिसे दस्ती बम कहा जाता है और एक हैंडगन या रिवॉल्वर मौजूद थी। लैला खालिद और उसका साथी सलीम एक ही एयरपोर्ट पर मौजूद थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग जगह पर थे। वो दोनों इस तरह जाहिर कर रहे थे कि जैसे वो एक दूसरे को जानते ही ना हो। लैला खालिद अपनी एक बायोग्राफी में लिखती हैं कि मैं और सलीम दोनों अलग अलग फ्लाइट के इंतजार में बैठे हुए थे। मेरे पास एक मुसाफिर बैठा हुआ था। वो मुझसे बातें कर रहा था और उसने मुझे बताया कि मैं 15 साल बाद अमेरिका से यूनान अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लैला खालिद कहती हैं कि एक बार तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं उससे ये कहूँ कि तुम इस फ्लाइट को छोड़कर किसी दूसरी फ्लाइट से सफ़र करके यूनान चले जाओ, लेकिन फिर किसी तरह मैंने खुद को काबू में रखा, क्योंकि अगर लैला खालिद इस तरह की बातें अगर उससे कहती तो उसे ये डर था कि कहीं उसे किसी तरह का कोई शक ना हो जाए। फ्लाइट नंबर TWA840 रोम एयरपोर्ट पर उड़ान के लिए तैयार होती है और मुसाफिर सवार होते हैं। लैला और सलीम दोनों भी फ्लाइट में सवार हो जाते हैं।
ये फ्लाइट इसराइल के तल अवीव के रास्ते से होते हुए यूनान जाने वाली थी। लैला और सलीम दोनों इस फ्लाइट में फर्स्ट क्लास सीट पर बैठे हुए थे। दोनों आसपास की सीटों पर ही थे। फर्स्ट क्लास सीट पर ये दोनों इसलिए बैठे थे ताकि वो आसानी से पायलट तक पहुंच सकें। फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। सिर्फ कुछ ही वक्त गुजरा था। एयर होस्टेस लैला के पास पहुंचती हैं। एयर होस्टेस लैला को कॉफी या बियर पेश कर रही थी। काफी कहने पर भी लैला ने इन सब चीजों से तो मना कर दिया, लेकिन लैला ने एयर होस्टेस से कहा कि उसे ठंड महसूस हो रही है और पेट में दर्द है, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा कंबल लाकर दे दें। एयर होस्टेस लैला को एक कंबल लाकर दे देती हैं। लैला उस कंबल को लपेट लेती है और जो रिवॉल्वर और हैंड ग्रेनेड लैला खालिद ने छुपाए हुए थे उन्हें कंबल में छुपा लेती है, ताकि जैसे ही मौका मिले आसानी से अपना काम कर सके। लैला और सलीम दोनों कॉकपिट के दरवाजे का खुलने का इंतजार कर रहे थे, यानी जिस कैबिन में पायलट बैठा हुआ होता है उसका दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, पहले सलीम जल्दी से उछलकर कॉकपिट तक पहुंचता है। इसके बाद लैला खालिद जल्दी से उठकर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन लैला खालिद ने जो रिवॉल्वर पैंट में दबाई हुई थी वो अंदर से निकलकर एयरप्लेन के फर्श पर जा गिरती है। लैला तेजी से कॉकपिट की तरफ छलांग लगाती है। एयर होस्टेस जोर से चीखती है और फ्लाइट में बैठे मुसाफिर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। सलीम और लैला दोनों जोर से चीखकर मुसाफिरों से कहते हैं कि कोई भी अपनी सीट से हिलने की कोशिश ना करे, क्योंकि एयरप्लेन हाईजैक हो चुका है। लैला पायलट तक पहुंच जाती है और सलीम मुसाफिरों को कंट्रोल करता है और दोनों एयरप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। लैला पहले एयरप्लेन को पायलट से इसराइल की तरफ ले जाने को कहती है, लेकिन पायलट लैला की ये बात सुनकर शॉक हो जाता है कि वो फिलिस्तीन की हाईजैकर है, लेकिन वो उससे फ्लाइट को इसराइल की तरफ ले जाने को क्यों कहती है। पहले तो पायलट लैला की बात को मानने से इनकार करता है, लेकिन फिर लैला पायलट को अपने हाथ में रखे हुए दस्ती बम को दिखाती है, जिसे देखकर पायलट लैला की बातों को मानने पर मजबूर हो जाता है। पायलट को लैला अपना वो एड्रेस बताती है जहां वो फिलिस्तीन में लैला और उसका खानदान रहा करता था, और पायलट से कहती हैं कि वो फ्लाइट को हाइफा के ऊपर से लेकर जाएं। दरअसल लैला खालिद को इसराइली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को खबर देनी थी कि उनका एयरप्लेन हाईजैक किया जा चुका है। लैला एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता करती हैं और कहती हैं कि अब तुम हमें फ्लाइट नंबर TWA840 के बजाय PLFP नाम से पुकारेंगे, यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन। एयरप्लेन इसराइल के हाइफा के ऊपर से होते हुए गुजरता है तो लैला खालिद बताती हैं कि जब मैंने फिलिस्तीन को ऊपर से देखा तो मैं 1 मिनट के लिए ये भूल गई थी कि मैं किसी मिशन का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये जोश उठ रहा था कि मैं जोर से चिल्लाकर अपनी दादी और अपनी फूफी और वहाँ मौजूद हर एक इंसान से कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में इस मंजर का जिक्र करते हुए पायलट ने भी कहा था कि जब हम हाइफा के ऊपर से गुजर रहे थे तो लैला की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और लैला के रोंगटे खड़े हुए थे। एयरप्लेन अभी ऊपर उड़ रहा था और नीचे इजरायली एयर ट्रैफिक कंट्रोल और हुकूमत तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि इजरायली एयरप्लेन हाईजैक हो चुका है। तल अवीव के एयरपोर्ट पर हाईजैकर से निपटने के लिए सैकड़ों इजरायली फौजी और टैंक खड़े हुए थे, लेकिन लैला ने इसे यहाँ उतारने के बजाय लैला ने पायलट को इस एयरप्लेन का रुख दमिश्क की तरफ करने को कहा। लैला के एक हाथ में हैंड ग्रेनेड था और एक हाथ में रिवॉल्वर थी, और कैबिन के बाहर सलीम मुसाफिरों पर पिस्तौल ताने हुए खड़ा हुआ था। पायलट लैला के इशारों के मुताबिक चलने पर मजबूर था। प्लेन का रुख दमिश्क की तरफ कर दिया गया, लेकिन इस बीच 2 इजरायली जंगी जहाज इस जहाज के आसपास घूमने लगते हैं। जहाज में बैठे मुसाफिर और ज्यादा घबरा जाते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं इस फ्लाइट को कोई नुकसान पहुंचा दें, जिससे तमाम मुसाफिरों की जान को खतरा हो। लेकिन उनका पीछा सिर्फ यहीं तक होता है। दमिश्क की तरफ हवाई जहाज बढ़ता है और शाम के दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। दमिश्क की तरफ इसलिए इस हवाई जहाज को ले जाया गया क्योंकि मुल्क शाम फिलिस्तीनियों को सपोर्ट किया करता था। ये जहाज यहाँ लैंड करता है और तमाम मुसाफिर हवाई जहाज से बाहर आसानी से आ जाते हैं। जैसे ही तमाम मुसाफिर हवाई जहाज से बाहर आते हैं तो इस हवाई जहाज को बम से उड़ा दिया जाता है, क्योंकि सलीम इस जहाज में धमाका करने वाला हैंड ग्रेनेड रख चुका था। लैला और सलीम का और फिलिस्तीन की इस ऑर्गेनाइजेशन का किसी मुसाफिर को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। इस हाईजैक से उनका इरादा दुनिया का ध्यान फिलिस्तीन के मामले की तरफ खींचना था, और इस मामले के बाद फिलिस्तीन के मसले का खूब जिक्र भी रहा। लेकिन लैला खालिद की कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती। 1 साल बाद फिर लैला खालिद 1970 में एक और हवाई जहाज़ को हाईजैक करती हैं। लेकिन इससे पहले लैला खालिद ने अपने चेहरे पर कई सर्जरी कराई थी ताकि चेहरे से उन्हें कोई पहचान ना सके। सर्जरी से उनके चेहरे की पहचान पूरी तरह बदल दी गई थी।
इसके बाद 1970 में फिर लैला से दूसरे मिशन को अंजाम देने के लिए फिलिस्तीन के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कहा जाता है। सितंबर 1970 लैला लेबनान से यूरोप का रुख करती हैं। जर्मनी के स्टटगर्ट में उनकी मुलाकात पैट्रिक आर्ग्योलो से होती है। ये वो इंसान था जो अगली हाईजैकिंग में लैला का साथ देने वाला था। इन दोनों की ये पहली मुलाकात थी, इससे पहले वो एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। 6 सितंबर को ये दोनों स्टटगर्ट से नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम पहुंच जाते हैं। एम्स्टर्डम से ये दोनों न्यूयॉर्क जाने वाली हवाई जहाज में सवार हो जाते हैं, जो इजरायली एयरप्लेन ही था। लैला और पैट्रिक दोनों सवार हो जाते हैं, जो इस हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले थे। लेकिन इस बार सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत सख्त थे। इस हाईजैकिंग के लिए लैला और पैट्रिक के अलावा 2 और लोग थे जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी, जिनके बारे में इन्हें सिर्फ इतना बताया गया था कि उनके अलावा 2 और लोग हैं जो उनकी इस हाईजैकिंग में मदद करेंगे। हालांकि ये दोनों उन्हें नहीं जानते थे कि वो 2 कौन लोग हैं। ये इनके अलावा 2 लोग इसलिए थे ताकि अगर लैला और पैट्रिक किसी तरह पकड़े जाएं तो इस मिशन को ये 2 लोग कंटिन्यू रख सकें। ये टोटल 4 लोग थे जिन्हें दूसरे हाईजैकिंग को अंजाम देना था। लैला और पैट्रिक इस एयरप्लेन में सवार हो चुके थे, लेकिन इनके 2 साथी जो इनके अलावा थे उन्हें भी इसी एयरप्लेन में सवार होना था, लेकिन वो इस एयरप्लेन में सवार ना हो सके क्योंकि सिक्योरिटी को इन पर शक हो चुका था। और ये दोनों भी लैला और पैट्रिक ये नहीं जानते थे कि उनके अलावा 2 और कौन लोग हैं जो उनके बाद इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। इस तरह इस दूसरे हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले 4 लोगों में से सिर्फ 2 लोग लैला और पैट्रिक ही इस दूसरे हाईजैकिंग को अंजाम देने वाले थे। लैला और पैट्रिक दोनों बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। दोनों इस बार भी कॉकपिट के दरवाजे का खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कॉकपिट का दरवाजा खुलता है तो लैला खालिद कॉकपिट की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है, लेकिन फुर्ती की वजह से वो एक एयर होस्टेस से टकरा जाती हैं। लैला कॉकपिट की तरफ बढ़ती है, लेकिन पायलट पहले ही कॉकपिट का दरवाजा लॉक कर देता है। लैला अपनी डिजाइन की गई ब्रा से 2 हैंड ग्रेनेड और एक रिवॉल्वर निकालती है। इसे देखकर इस जहाज में सवार मार्शल लैला की तरफ गोली चलाना शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में लैला का साथी पैट्रिक मार्शलों पर गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली एक मार्शल के पैर में लगती है और एक में पेट में जाकर लगती है, लेकिन वो भी पलटकर जवाब में पैट्रिक पर फायरिंग करते हैं। गोली पैट्रिक के पैर में लग चुकी थी। लैला पर गार्ड्स और मुसाफिर हमला कर देते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं, जिससे लैला बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी। लैला और उसके साथी पैट्रिक को काबू कर लिया जाता है। इसके बाद इमरजेंसी में हवाई जहाज को लंदन में लैंड कराना पड़ता है। पायलट हवाई जहाज को धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जा रहा था। लैला बताती है कि आधे घंटे बाद हम लोग खड़े हुए और मैं अपने दांतों से हैंड ग्रेनेड का पिन निकालने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही हम चिल्लाए तो पीछे से गार्ड्स ने हम पर फायरिंग करना शुरू कर दी। लैला कहती है कि मैंने धमकी दी कि मैं 3 तक गिनूंगी और कॉकपिट का दरवाजा नहीं खुला तो मैं इस जहाज को उड़ा दूंगी। हालांकि मैं उस जहाज को उड़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन किसी ने कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला और पीछे से आकर किसी ने मेरे सर पर किसी चीज से हमला किया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। लैला बताती है कि जैसे ही कुछ देर बाद मुझे होश आता है तो मैंने देखा कि पीछे पैट्रिक खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसे एक मार्शल ने पीठ में एक के बाद एक 4 गोलियां मारी थी। इस एयरप्लेन को इमरजेंसी में लंदन एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाता है। लैला खालिद अपनी बायोग्राफी में लिखती हैं कि मैंने गार्ड से अपने बंधे हुए हाथों को खोलने को कहा। इसके बाद मैंने पैट्रिक के बगल में खड़े होकर पैट्रिक के हाथ थाम लिए और इसके बाद मैंने उसकी चोटों का जायजा लिया। दोस्ती के जज्बे से मैंने उसके होठों को चूमा और इसके बाद मैं जोर से रो पड़ी। लैला खालिद कहती हैं कि वो लम्हे मेरे लिए बहुत दुख भरे थे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पैट्रिक की जगह मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी, वो तो सिर्फ हमारी मदद करने आया था। लैला खालिद को इसके बाद लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लैला खालिद की खुशकिस्मती ये थी कि उसे इजरायली फौज के हवाले नहीं किया गया। लंदन में उसके साथ अच्छा रवैया अपनाया गया और 1 साल बाद लैला खालिद को रिहा कर दिया गया। इसके बाद लैला खालिद ने कई और हाईजैकिंग को अंजाम दिया। लैला खालिद फिलहाल जिंदा हैं, जो एक डॉक्टर से शादी करके ओमान में रहती हैं। लैला खालिद को फर्स्ट हाईजैकर वुमेन के नाम से जाना जाता है। यह थी फिलिस्तीनी लैला खालिद की एक दिलचस्प कहानी। लैला खालिद की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।